यह फिल्म हमें साल 1172 में ले जाती है। उस समय आज के उत्तर पश्चिमी चीन का इलाका टंगुट साम्राज्य कहलाता था, जिस पर उसी नाम का राजवंश शासन करता था। इस क्षेत्र में कई मंगोल जनजातियां रहती थीं और हर जनजाति का अपना एक सरदार होता था, जिसे खान कहा जाता था। इन जनजातियों के बीच सत्ता की भूख और आपसी दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि आए दिन झगड़े, युद्ध और हत्याएं होती रहती थीं। मंगोलों की दुनिया में कोई तय नियम नहीं था, हर कोई ताकतवर बनना चाहता था। ऐसे हालात में पूरे समाज को एकजुट करने के लिए एक सर्वोच्च खान की सख्त जरूरत थी। कहानी में येसुगई नाम का एक खान दिखाया गया है, जो पश्चिम की एक छोटी जनजाति का मुखिया था। फिल्म की शुरुआत में वह अपने कुछ साथियों और अपने 9 साल के बेटे तेमुजिन के साथ यात्रा पर निकलता है। इस यात्रा का मकसद तेमुजिन के लिए एक दुल्हन ढूंढना होता है। रात होने पर वे एक परिचित जनजाति के पास रुकते हैं। वहीं तेमुजिन अपने घोड़े की देखभाल कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है। उसका नाम बोरते होता है। वह तेमुजिन से उसका नाम पूछती है। तेमुजिन अपना परिचय देता है और बताता है कि वह शादी के लिए लड़की ढूंढने आया है। यह सुनकर बोरते पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि उसे उसी से शादी करनी चाहिए। तेमुजिन का पिता चाहता था कि उसका बेटा किसी ताकतवर जनजाति की लड़की से विवाह करे ताकि राजनीतिक फायदा मिल सके, लेकिन बेटे के बार बार आग्रह करने पर येसुगई मान जाता है और तेमुजिन को उसी जनजाति से लड़की चुनने की अनुमति दे देता है। लड़की चुनने से पहले तेमुजिन को सलाह दी जाती है कि वह ऐसी लड़की चुने जिसके पैर मजबूत हों, क्योंकि माना जाता है कि मजबूत पैरों वाली लड़की अपने पति का बेहतर साथ निभा सकती है। तेमुजिन सबको देखकर अंत में बोरते को चुन लेता है। उनकी सगाई तय हो जाती है, लेकिन परंपरा के अनुसार दोनों को 5 साल बाद ही साथ रहने की इजाजत मिलती है। जाने से पहले तेमुजिन बोरते से जल्द लौटने का वादा करता है और याद के तौर पर उसे एक हार देता है। वापसी के रास्ते में येसुगई और उसके लोग एक सराय के पास रुकते हैं। वे सतर्क रहते हैं क्योंकि कुछ दूरी पर एक दुश्मन जनजाति का खान अपने आदमियों के साथ मौजूद होता है। अचानक वह दुश्मन खान शांति के संकेत के रूप में दूध का कटोरा भिजवाता है। जवाब में येसुगई भी आदर दिखाते हुए एक कटोरा भेजता है। येसुगई का भरोसेमंद आदमी सलाह देता है कि पहले नौकर से दूध छकवाया जाए, क्योंकि दुश्मनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन येसुगई शक के कारण शांति का मौका गंवाना नहीं चाहता। वह खुद दूध पी लेता है और दूसरी ओर दुश्मन खान भी वही करता है। कुछ देर बाद वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर येसुगई को सीने में तेज दर्द होने लगता है। वह घोड़े से गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। साफ हो जाता है कि दुश्मनों ने उसकी भलमनसाहत का फायदा उठाकर उसे जहर दे दिया था। तेमुजिन अपने पिता के पास जाता है, लेकिन उसके पिता के अनुयायियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगोल परंपरा के अनुसार लोग सिर्फ ताकतवर नेता का साथ देते हैं। अब जब खान मर चुका था तो वे बदला लेने के बजाय नया खान चुनने में लगे थे। इसके बाद तेमुजिन और उसकी माँ येसुगई के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। येसुगई की सारी संपत्ति, उसके जानवर और घर उसके दाहिने हाथ तारगुताई के कब्जे में चली जाती है। तेमुजिन की माँ तारगुताई को श्राप देती है और कहती है कि एक दिन उसका बेटा उसे मारेगा। तारगुताई इस बात को गंभीरता से लेता है और तेमुजिन को मारने का फैसला कर लेता है। लेकिन जब वे तेमुजिन की लंबाई नापते हैं तो वह गाड़ी के पहिए तक भी नहीं पहुंचता। मंगोल रीति रिवाज के अनुसार किसी बच्चे की हत्या नहीं की जाती। इसी वजह से तेमुजिन की जान बच जाती है। हालांकि तारगुताई धमकी देता है कि वह अगली सर्दियों में लौटेगा जब तेमुजिन की लंबाई बढ़ जाएगी। जब सर्दी आती है तो तेमुजिन के पास छिपने की कोई जगह नहीं होती। उसे अपने पिता की बात याद आती है, जिन्होंने उसे तेंगरी देवता के बारे में बताया था, जो संकट में मदद करते हैं। इसी भरोसे के साथ तेमुजिन पवित्र पहाड़ की ओर निकलता है, लेकिन रास्ते में वह गलती से एक जमी हुई झील में गिर जाता है और लगभग मर ही जाता है। उसे उसी उम्र का एक लड़का बचाता है जिसका नाम जमुखा होता है। वह अपने छोटे भाई के साथ तेमुजिन को घर ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। तेमुजिन उनका आभार जताता है और जमुखा से खून का भाई बनने की पेशकश करता है। दोनों एक कटोरे में अपना खून मिलाकर दूध के साथ पीते हैं और हमेशा साथ निभाने की कसम खाते हैं। अगली सुबह तारगुताई अपने लोगों के साथ फिर तेमुजिन की तलाश में पहुंच जाता है। वे तेमुजिन को पकड़ लेते हैं और उसे वापस जनजाति में ले जाते हैं, लेकिन इस बार भी उसकी लंबाई ज्यादा नहीं बड़ी होती, इसलिए उसे मारने के बजाय कैद कर लिया जाता है। एक बूढ़ा आदमी उस पर दया करता है, उसे खाना देता है और उसकी चोटों का ख्याल रखता है। कुछ दिनों बाद फिर उसकी लंबाई नापी जाती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच बारिश शुरू हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वह बूढ़ा आदमी तेमुजिन को आजाद कर देता है। तेमुजिन अपनी गर्दन में लकड़ी का जुआ फंसा होने के बावजूद जितनी तेजी से हो सकता है वहां से भाग निकलता है। तेमुजिन पहाड़ों की ओर जाता है और वहां तेंगरी देवता से सहायता की प्रार्थना करता है। तभी वहां देवता की समाधि के पास एक सफेद भेड़िया देखता है। कुछ ही पलों बाद चमत्कार होता है और उसकी गर्दन में फंसा लकड़ी का जुआ अपने आप टूट जाता है। इसके बाद कहानी 1186 के समय में पहुंचती है। अब तेमुजिन एक युवा पुरुष बन चुका है, लेकिन वह अब भी तारगुताई और उसके लोगों से बचता फिर रहा होता है।
कई सालों की तलाश के बाद वे उसे दोबारा पकड़ लेते हैं और फिर से उसी तरह की लकड़ी की कैद में बांध देते हैं। इस बार तेमुजिन की लंबाई तय माप तक पहुंच चुकी होती है, इसलिए उसके बचने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। तारगुताई चाहता है कि तेमुजिन उससे जीवन की भीख मांगे, लेकिन अपने स्वाभिमान के कारण तेमुजिन ऐसा करने से इनकार कर देता है। इस पर तारगुताई तुरंत मारने के बजाय उसे धीरे धीरे यातना देने का फैसला करता है। वही बूढ़ा व्यक्ति जिसने बचपन में तेमुजिन की मदद की थी, आज भी उसे चुपचाप खाना खिलाता रहता है। वह बूढ़ा तेमुजिन से विनती करता है कि जब वह बदला लेने आए तो उसकी जान बख्श दे। रात होने पर तारगुताई अकेले तेमुजिन के पास आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसी दौरान जब बाकी लोग व्यस्त होते हैं, तेमुजिन मौका पाकर उस पर हमला कर देता है और लकड़ी के जुए से लगातार वार करके उसे मार डालता है। इसके बाद वह गांव से भाग निकलता है और एक बार फिर सुरक्षित हो जाता है। अब तेमुजिन अपने कबीले को वापस पाने और खान बनने के लिए तैयार होता है, लेकिन उससे पहले उसे अपनी दुल्हन को घर लाना होता है। वह पहली बार अपनी ससुराल की जनजाति में जाता है, जहाँ वह 9 साल की उम्र में गया था। बोरते अब एक मजबूत और खूबसूरत स्त्री बन चुकी होती है। वह बताती है कि वह पिछले कई सालों से उसी का इंतजार कर रही थी। तेमुजिन को दहेज में एक कोट दिया जाता है और वह बोरते को अपने साथ ले आता है। कई वर्षों बाद वे तेमुजिन की माँ और बहन से मिलते हैं, जो दोनों का पूरे दिल से स्वागत करती हैं। अगले 1 महीने तक वे एक सुखद और शांत जीवन जीते हैं। तेमुजिन और बोरते का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है, लेकिन एक दिन मुसीबत आ जाती है जब मेरकेट जनजाति उन पर हमला कर देती है। कई साल पहले तेमुजिन के पिता ने मेरकेट के खान से उसकी माँ को छीन लिया था। उस खान ने बदला लेने की कसम खाई थी और अब वह बोरते को तेमुजिन से छीनने आया था। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेमुजिन को तीर लग जाता है और बोरते को पकड़कर ले जाया जाता है। जब तेमुजिन ठीक होता है तो उसे समझ आ जाता है कि वह अकेले अपनी पत्नी को वापस नहीं ला सकता, इसलिए वह अपने पुराने खून के भाई जमुखा के पास जाता है। जमुखा अब खुद एक शक्तिशाली जनजाति का खान बन चुका होता है। वह मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन 1 साल बाद, क्योंकि वह उस समय किसी और काम में व्यस्त होता है। 1 साल बीत जाता है और फिर दोनों अपनी सेनाओं के साथ मेरकेट जनजाति पर हमला कर देते हैं। वे उनके सभी योद्धाओं को मार देते हैं और पूरे इलाके को लूट लेते हैं। अंत में उन्हें एक झोपड़ी में गर्भवती बोरते मिलती है। उसके पास एक आदमी की लाश पड़ी होती है, जिसे उसने खुद मार दिया था। तेमुजिन बिना किसी संदेह के बच्चे को अपना मान लेता है और बोरते को अपने साथ वापस ले आता है। रात में जीत का जश्न मनाया जाता है। अब तक तेमुजिन के साथ कई लोग जुड़ चुके होते हैं। वे उससे लूटे गए जानवरों को बांटने के लिए कहते हैं। बाकी खानों से अलग तेमुजिन अपने लिए सिर्फ 10% रखता है और बाकी सब अपने लोगों में बांट देता है। वह युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों को भी अतिरिक्त सामान देता है। जमुखा के 2 लोग यह सब देखकर तेमुजिन के कबीले में शामिल हो जाते हैं। मंगोल परंपरा के अनुसार लोग अपने खान खुद चुन सकते हैं, इसलिए जमुखा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उसके मन में यह बात विश्वासघात की तरह बैठ जाती है। इसके बाद एक दिन तेमुजिन के सैनिक एक आदमी को घोड़े चुराते हुए पकड़ते हैं। भागते समय वह आदमी मारा जाता है। बाद में पता चलता है कि वह जमुखा का छोटा भाई था। इस घटना के बाद जमुखा तेमुजिन को मारने की ठान लेता है, यह भूलकर कि वे खून के भाई थे। वह दूसरी जनजाति के साथ मिलकर तेमुजिन पर हमला कर देता है। तेमुजिन जानता है कि उसके लोग संख्या में बहुत कम हैं और वे यह लड़ाई नहीं जीत सकते। फिर भी वह महिलाओं और बच्चों को दूर भेज देता है और अपने योद्धाओं को पूरी ताकत से लड़ने का आदेश देता है। कई दुश्मनों को मारने के बाद भी अंत में तेमुजिन पकड़ लिया जाता है। जमुखा उसे अब भी भाई कहता है और उससे दया की भीख मांगने को कहता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारना चाहता जिसके भीतर अब भी ताकत और गर्व बाकी हो, इसलिए वह तेमुजिन को गुलाम बनाकर व्यापारियों को बेच देता है। तेमुजिन और उसके बचे हुए लोग रेगिस्तान पार करते हुए कई मील पैदल चलाए जाते हैं। उन्हें उस शहर में ले जाया जाता है जिस पर टंगुट वंश का शासन होता है। वहाँ उन्हें खुले बाजार में खड़ा कर दिया जाता है ताकि लोग उन्हें देख सकें और खरीद सकें। एक दिन राजवंश का एक बड़ा अधिकारी वहाँ आता है और तेमुजिन को खरीदने में रुचि दिखाता है, लेकिन उसका सलाहकार भिक्षु तेमुजिन को देखकर समझ जाता है कि यह व्यक्ति गुलामी के लिए नहीं बना है। वह यह भी कहता है कि इसके पैर भी इतने मोटे नहीं हैं। भिक्षु को पूरा विश्वास होता है कि तेमुजिन आगे चलकर इस शक्तिशाली राजवंश के अंत का कारण बनेगा, लेकिन खरीदार उसकी बात को मजाक समझकर हंस देता है और फिर भी तेमुजिन को खरीद लेता है। तेमुजिन को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जहां लोग उसे अजीब प्राणी की तरह देखते और उसका मजाक उड़ाते हैं। वह भिक्षु हर दिन उससे मिलने आता है और उससे क्षमा मांगता रहता है। वह तेमुजिन से एक वादा करता है कि अगर वह बोरते को ढूंढने की कोशिश करेगा तो तेमुजिन भविष्य में मठ को नष्ट नहीं करेगा। रेगिस्तान में बोरते की तलाश करते हुए वह भिक्षु बेहोश होकर गिर पड़ता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। किस्मत से उसे बोरते देख लेती है। भिक्षु के पास पड़ा हार पहचानते ही बोरते समझ जाती है कि उसका पति अब भी जिंदा है। वह तुरंत शहर की ओर जाती है और तेमुजिन को ढूंढने लगती है। चूंकि तेमुजिन सबके सामने पिंजरे में रखा गया होता है, बोरते को उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता। उसी रात वह
वह एक पहरेदार को रिश्वत देती है और तेमुजिन को वहां से भगा लेती है। तेमुजिन यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसका बेटा काफी बड़ा हो चुका है और बोरते की अब एक दूसरी बेटी भी है। जिंदा रहने और बच्चों को पालने के लिए बोरते को मजबूरी में किसी और पुरुष के साथ रहना पड़ा था। यह जानकर तेमुजिन उससे और भी अधिक प्रेम करने लगता है और छोटी बच्ची को बताता है कि वही उसका पिता है। चारों लोग मिलकर देहात में अपने पुराने घर लौट आते हैं और करीब 1 महीने तक सुख से रहते हैं। बच्चे अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं और हर समय उसके साथ खेलते रहते हैं। एक दिन बोरते कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे हैं, चोरी करते हैं, लूटते हैं और हत्या करते हैं। ये बात छोटी सी होती है लेकिन तेमुजिन के मन पर गहरा असर डाल देती है। वह फैसला करता है कि वह अपने परिवार को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा जनजातियों को एक करेगा और मंगोलों की दुनिया में नियम स्थापित करेगा, भले ही इसके लिए उसे आधी जनजातियों से लड़ना क्यों न पड़े। वह 3 सख्त नियम बनाता है। स्त्रियों और बच्चों की हत्या नहीं की जाएगी, दुश्मनों से आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा और अपने खान से कभी गद्दारी नहीं की जाएगी। इसके बाद कहानी 1196 में पहुंचती है। अपने वादे के अनुसार तेमुजिन कई मंगोल जनजातियों को अपने साथ जोड़ लेता है और एक विशाल सेना खड़ी कर लेता है। अब उसके सम्राट बनने की राह में सिर्फ एक ही रुकावट बची होती है, जमूखा, जिसके पास भी बड़ी सेना होती है। दोनों खून के भाई अपने अपने सैनिकों के साथ अंतिम युद्ध के लिए आमने सामने खड़े होते हैं। युद्ध शुरू होते ही जमूखा जल्दबाजी में अपने सैनिकों को भेज देता है। तेमुजिन ने पूरी रणनीति पहले से बनाई होती है, जबकि जमूखा बिना योजना के लड़ता है। इसी वजह से उसके कई योद्धा मारे जाते हैं। कई घंटों तक चले भयंकर युद्ध के बाद तेमुजिन जीत हासिल करता है और बचे हुए दुश्मन सैनिकों के साथ साथ जमूखा को भी बंदी बना लेता है। उन सैनिकों को मारने के बजाय तेमुजिन उन्हें अपने कबीले में शामिल कर लेता है। इस व्यवहार से वे उसके प्रति आभारी हो जाते हैं और उसे अपना खान मान लेते हैं। जिस बूढ़े आदमी ने कभी तेमुजिन को भागने में मदद की थी, उसे जनजाति का सलाहकार बना दिया जाता है। अब केवल जमूखा के लिए फैसला सुनाना बाकी रह जाता है। दोनों भाई आमने सामने बैठकर अपने जीवन के सफर के बारे में बात करते हैं। जमूखा गर्व से कहता है कि अगर वह तेमुजिन की जगह होता तो अपने दुश्मन को मार देता। यही बात साबित कर देती है कि दोनों एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि तेमुजिन उसे भाग जाने का मौका दे देता है। अपने भाई के सम्मान और उसकी मेहनत को देखते हुए वह उसे माफ कर देता है और आजाद कर देता है। इसके बाद बोरते अपने दोनों बच्चों के साथ तेमुजिन के पास लौट आती है और सभी खुशी से साथ रहने लगते हैं। अंत में बताया जाता है कि 1206 में तेमुजिन को सभी मंगोलों का खान घोषित किया गया और उसे चंगेज खान के नाम से जाना जाने लगा।